ऐसा क्यों है कि एक फॉर्मूला सब पर लागू नहीं होता? हमारी समस्या है कि हम गलत खाते हैं। अगर आप ग्रिल्ड कबाब खा रहे हैं या ग्रिल्ड चीज़ें खा रहे हैं, नींद एक तरह की रीबूटिंग मैकेनिज्म है। तो क्या देसी ही सिर्फ? आंवला है, हरर है, बेहर है, कच्ची सब्जियों का रस, अल्कोहल की भी रेसिपीज हैं। When you choose your drink carefully, you choose your चखना also carefully. खाना एक ऐसी चीज़ है जो भारत के हर इंसान की ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा है। दिन भर हम खाने पीने की बात करते हैं और फिर अक्सर ये भी सोचते हैं कि जो खाया है अब उसको घटाएं कैसे। इसीलिए वज़न घटाना अपने आप में, या फिर वेट लॉस, या फिर न्यूट्रिशन का जो पूरा संसार है वो अपने आप में एक दुनिया है। और हमें और आपको ही नहीं, बहुत से खासम खास लोगों को रोज़ाना खाने के बाद इस बात की चिंता सताती है कि इसे खाने के बाद अपने वज़न को कंट्रोल में कैसे रखना है और फिट कैसे रहना है। तो ऐसे बहुत सारे आपके मन में जो सवाल हैं उनके जवाबों के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर शिखा शर्मा हैं, जिन्होंने आम आदमी की सेहत का ख्याल तो अब तक रखा ही है, साथ ही साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, या देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री रहे सुखबीर सिंह बादल हों, वसुंधरा राजे हों, नीतीश कुमार हों, तरुण गोगोई हों, ऐसे बहुत से बड़े नाम हैं जिन्होंने अपनी सेहत को डिसिप्लिन में रखने के लिए इनकी मदद ली है और कुछ हद तक नहीं तो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि पहले हम खाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अब हम अपने आप को डिसिप्लिन में कैसे रखें। तो हमारी समस्या ये है कि हम ज़्यादा खाते हैं, या फिर हमारी समस्या ये है कि हम गलत खाते हैं? जैसे कि आपने कहा कि हमारी समस्या है कि हम गलत खाते हैं, और गलत इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें स्कूल टाइम से सिर्फ यही बताया जाता है कि जो खाना है वो आपको एनर्जी देगा। यानी जब बच्चा थका होता है तो कहते हैं आप कुछ खा लो, आप थक गए हो। या फूड को हमेशा हम सिर्फ एक एनर्जी के साथ जोड़ते हैं, हम फूड को उस चीज़ से जोड़ते ही नहीं है जो उसका एक्चुअली प्रमुख फंक्शन है, या सबसे मेजर फूड का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे शरीर की तरफ, वो हम बात नहीं करते। जो कि क्या है? जो हमारा पूरा शरीर है, अगर आप रियली देखें कि एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो 8 पाउंड का बच्चा होता है, और फिर धीरे 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 करके वो बढ़ता रहता है और एक ग्रोन अप एडल्ट ह्यूमन बीइंग की एक शेप ले लेता है। तो रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल खाना है। तो यानी कि हमारे शरीर का एक एक कण, एक एक जो आप स्किन देख रहे हैं, बाल देख रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं शरीर में, उसका रॉ मटेरियल एक्चुअली खाना ही है। तो हमारा पूरा शरीर का जो निर्माण है वो खाने से बना है। वो जो हम खा रहे हैं वही हम हैं। वही हम हैं, वही आप। जैसे अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो वो एप्पल की एक शेप है आपके जो फ्रूट है। जब आप खाते हैं तो उसको जो शरीर है अलग अलग हिस्सों में उसको डिवाइड करता है, और उसमें से जो प्रोटीन एलिमेंट है उसे मसल्स, बोन्स, हेयर बनाएगा। उसका जो विटामिन है उसको अपने जो अपनी बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उसमें इस्तेमाल करेगा। उसके जो माइक्रोज हैं, जैसे उसमें हो सकता है कैल्शियम हो सकता है सोडियम हो, क्रोमियम हो, तो उसको अपने प्रोसेसेस में यूज़ करेगा। यानी कि जो खाना है उसको डिसअसेंबल करके फिर शरीर में रीअसेंबल किया जाता है। तो ये एक्चुअली सच्चाई है खाने की। एनर्जी अपने आप में खाने की सच्चाई नहीं है। आपने एप्पल का एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा दिया। जब हम मोमोज खाते हैं तो हमारा शरीर क्या बनाता है? जी बिल्कुल। तो अगर आप मोमोज की जैसे एग्जाम्पल दें तो मोमोज में क्या होता है कि एक तो मैदा होता है। जो मैदा है वो जो ओरिजिनल गेहूँ है उसमें से उसका विटामिन सब निकल जाता है, उसके मिनरल्स भी काफ़ी हद तक निकल जाते हैं, और जो शरीर में एक आप कह सकते हैं जो रेगुलेटर है, फाइबर एक तरह का रेगुलेटर है, वो भी निकल जाता है। तो जो बचता है मोमोज में वो बहुत ही लिमिटेड चीज़ बचती है, और शरीर को वो नरिश नहीं कर पाती, मगर शरीर को मेहनत करनी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने में। तो जब शरीर डाइजेशन में कैल्शियम भी यूज़ कर रहा है, विटामिन भी यूज़ कर रहा है, और वापसी उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर इसीलिए वो शरीर को धीरे धीरे करके लेता ज़्यादा है डाइजेशन में और देता कम है, और वहाँ से हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होती हैं। यानी जो आप एप्पल से खाते हैं वो मोमोज से गंवा देते हैं, आसान भाषा में फॉर्मूला। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग आपके पास आते हैं वेट लॉस के लिए या डाइट हेल्प के लिए, सबसे कॉमन जो सवाल होते हैं लोगों के मन में वो क्या होते हैं? जल्दी से मेरा टमी कम कर दो, पेट घटा दो बस जल्दी से। बाकी सब मैं परफेक्ट हूँ, बस मुझे टमी जल्दी से जल्दी कम कर दो, और अगर 10 किलो कम हो जाए 1 महीने में तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर कोई एक फार्मूला होता
तो आप उसे बनाती हैं और मेरे ख्याल से वो अब तक 140 करोड़ जो भारतीय हैं सबके पास होता है कि ये वाला फार्मूला है और इससे वज़न घट जाएगा। ऐसा क्यों है कि एक फार्मूला सब पर लागू नहीं होता? बहुत ही अच्छा सवाल है। जो कारण है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी बताती हूँ। मैंने शुरुआत करी एज अ मेडिकल डॉक्टर। तो एज अ मेडिकल डॉक्टर मुझे लगा कि अब मैंने एनाटमी, फिजियोलॉजी, सब ह्यूमन का जो एक शरीर है उसको पढ़ा है और अब मैं दवाई भी मुझे पढ़ाई जा रही है। तो अब जो पेशेंट आएगा मेरे पास उसको मैं ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। बट जब उस प्रैक्टिस में मैं जब गई और क्योंकि मेरा जो रुझाव था वो था कार्डियोलॉजी की तरफ, तो वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई। तो वहाँ मुझे अपनी आंखों के सामने दिखाई दिया कि जितनी भी हम मेडिसिन्स देते हैं वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होती है। कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आप कोई दवाई देते हैं जिससे कि कम हो जाए। स्पेशली जैसे आईसीयू में जब हार्ट पेशेंट आता है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम के साथ या हार्ट अटैक की सिचुएशन के साथ, तो जब आप उस पेशेंट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं तो उसको पहले तो आप मॉनिटर्स वगैरह के साथ कनेक्ट कर लेते हैं कि पता चले क्या हो रहा है। फिर आप उसको पुश करते हैं कि एक केमिकल या एक दवाई, जिसको आप कह लीजिए केमिकल दवाई, यहाँ सब केमिकल ही होती है, जिससे कि उसकी जो आर्टरीज हैं खुल जाए, ताकि जब वो आर्टरीज खुलेगी तब जाके लगता है कि ब्लड थोड़ा सा हार्ट में जाएगा, बिकॉज हार्ट की मसल की डेथ हो रही है धीरे धीरे। फिर जो मसल जो हार्ट की होती है उसका जो हार्ट रेट बहुत तेज़ होता है तो उसको ज़बरदस्ती कम करना ताकि वो फिब्रिलेशन में ना जाए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बेसिकली वो सिचुएशन के लिए है, उससे आपका हार्ट रिपेयर नहीं होगा। आपने उस वक्त स्थिति को संभाल लिया पर आप कारणों पर नहीं गए कि क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली तो कारण वहीं के वहीं हैं। तो जब मुझे ये समझ आया कि ये तो हम सिर्फ सिचुएशनल मेडिसिन कर रहे हैं, जो कारण है वो वहीं के वहीं हैं और ये वापस ये पेशेंट पलट के आएगा बिकॉज कारणों को हमने कुछ भी नहीं किया। तो फिर मेरा मन उस तरफ जाने शुरू हुआ कि मुझे कारणों पे फोकस करना है। तो हार्ट अटैक के जो कारण हैं वो बेसिकली आपके ब्रेथ, आपके माइंड, आपके स्लीप से बहुत डीपली कनेक्टेड है। अच्छा, और लोग आमतौर पर ये सोचते हैं कि हमारा वज़न ज़्यादा है या हमने बहुत फैट खाया है या हम स्मोकिंग और अल्कोहल करते हैं। मेरे ख्याल से कोई ब्रीदिंग, स्लीप इनके बारे में सोचता भी नहीं है। एग्जैक्टली क्या कनेक्शन है वो? आप ये देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका कॉन्ट्रास्ट देखना होता है। तो अगर सपोज़ हम बात करें कि भाई आपने बहुत घी खा लिया और इसीलिए आपका हार्ट अटैक हो रहा है, और कई समय काफ़ी दशकों तक यही बोला गया घी मत खाओ, हार्ट पेशेंट को घी मत खाओ, राइट। अब दूसरा उसका हम कॉन्ट्रास्ट करते हैं कि जो हमारे रेसलर्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल अखाड़े में जो लोग काम करते हैं, वो घी उनको बहुत खिलाया जाता है। घी, बादाम, दूध, ये सब बहुत उनके डाइट में हिस्सा होता है। एग्जैक्टली बट वो घी, वो बादाम, वो दूध उनकी बॉडी को बनाता है, उनको हार्ट अटैक नहीं देता। तो सवाल था क्यों, ऐसा क्या दोनों में फ़र्क है कि इस पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया वही डाइट से, और इस दूसरे वाले को उसका बॉडी बना, स्ट्रेंथ बनी, और उसे तो कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। ये पहला चीज़ मैंने सोची। दूसरी चीज़ मैंने, जैसे हम कहते हैं कि भाई जो हार्ट अटैक जिनको पेशेंट्स को होता है उनका वज़न ज़्यादा है, वो ज़्यादा खा रहे हैं तो इसीलिए वो कोलेस्ट्रॉल जम गया है। मैंने एकदम स्लिम और फिट हार्ट अटैक पेशेंट्स देखे, आर्मी ऑफिसर्स हार्ट अटैक पेशेंट्स देखे जिनकी स्लिम और फिट हैं एकदम। आजकल तुम देख रहे हैं जिम गोअर्स, डांसर्स। एग्जैक्टली तो फिर सेकंड मेरा था कि भाई दैट मीन्स ये भी हाइपोथेसिस गलत है कि भाई अगर आप ओवरवेट हैं तभी हार्ट अटैक होगा, क्योंकि ये तो फिट लोगों का भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो धीरे धीरे करके फिर मैंने थोड़ा सा आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया, बिकॉज मुझे सोल्यूशंस नहीं समझ आ रहे थे। मैंने थोड़ा सा बाकी जैसे जो है यूनानी मेडिसिन है और इस तरह की चीज़ों को समझना शुरू किया कि पुराने ज़माने में कैसे करते थे, उस किताबों में क्या लिखा है। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि एक्चुअली हमारी जो हेल्थ है उसका, या पहले हम कहेंगे कि हमारी बॉडी जो है, जो हमारी बॉडी दिखती है वो ही सिर्फ हमारी बॉडी नहीं है। जो वेदों में कहा गया है कि एक्चुअली आपका जो शरीर है वो 5 लेयर्स में है। जो फिजिकल लेयर जो आप देखते हैं लोग उसी को बॉडी मानते हैं, बट उसको एनर्जी देने वाली, उसको चलाने वाली नेक्स्ट लेयर है जिसको बोलते हैं ब्रेथ लेयर। उसको
चाइनीज़ की बोलते हैं और इंडिया में प्राणा बोलते हैं। तो यानी कि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, अगर मोबाइल फ़ोन की बैटरी चार्ज ना हो, वो ख़त्म है, तो चार्ज कहीं और से आ रहा है। सो अगर हम मोबाइल फ़ोन की तुलना एक बॉडी से करें, क्योंकि इट्स एन ईजी एग्जाम्पल, तो जो आपकी फिजिकल बॉडी है वो मोबाइल फ़ोन का फिजिकल स्ट्रक्चर है। जो आपकी चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपकी प्राणिक बॉडी है जो उसको एक्चुअली चार्ज करती है, उसको एनर्जी देती है, उसकी लाइफ फोर्स है, राइट। और वहाँ से एक्चुअली एनर्जी आती है। सो एनर्जी बॉडी सिर्फ कंडक्ट करता है। और इसीलिए मैं आपको बाद में इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी बताऊंगी ये सही क्यों है। तो वेदों में जैसे ही फर्स्ट लेयर बॉडी बोली, सेकेंड लेयर बोला ये आपकी चार्जिंग स्टेशन है, प्राणिक बॉडी। थर्ड लेयर आपकी मनोमाया लेयर है, माइंड। क्योंकि हर जगह पूछा जाता है भी माइंड कहाँ है, क्या वो सिर्फ ब्रेन सेल्स में यहाँ है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि सेलुलर इंटेलिजेंस आजकल बताया जाता है कि आपकी हर सेल में इंटेलिजेंस है। आपकी इंटेस्टाइन में गट इंटेलिजेंस को बात की जाती है कि वहाँ पे इंटेलिजेंस है। और वहाँ पे जितने नर्व्स हैं वो दिमाग के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हैं। जितने दिमाग में नर्व्स होते हैं उतने ही आपके गट में भी नर्व्स हैं। तो एक इंटेस्टाइन को इतनी नर्व सप्लाई की क्या ज़रूरत है, वो सोच क्या रहा है, यानी आपका इंटेस्टाइन भी सोच रहा है कुछ, और वो आपके माइंड से कनेक्ट हो रहा है। सो दैट मीन्स कि जो थर्ड लेयर बॉडी की है वो है मनोमया लेयर, जहाँ पे आप सोचते हैं और आप महसूस करते हैं। साइंस में महसूस को बोलते हैं हार्मोन्स, जो आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करते हैं हार्मोन्स। ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन है। जैसे मदर और चाइल्ड का जो कनेक्शन बॉन्ड बनता है एकदम से बर्थ के बाद, ऑक्सीटोसिन से बनता है। जब आप बहुत हैप्पी फील करते हैं, बहुत अच्छा खाना खाया, और उस टाइम क्या होता है, सेरोटोनिन। जब आप गुस्सा फील कर रहे हैं, एंगर फील कर रहे हैं, तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बढ़ जाता है, राइट। आप की जो विमेन में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की जो साइकिल्स होती हैं उनकी मूड्स को बदलती हैं। तो यानी आपकी जो आप महसूस करते हैं वो आपके हार्मोन से, जो आपके हार्मोन से चल रहा है मामला, हाँ, वो आप महसूस कर रहे हैं, राइट। सो एक होता है महसूस करना कि भाई ये ठंडा है, ये गर्म है, वो तो डेटा है जो आपके हाथ से, आपकी स्किन से आपको मिल रहा है। एक होता है उससे आप हैप्पी फील कर रहे हैं कि सैड फील कर रहे हैं, आप प्लेजेंट फील कर रहे हैं कि अनप्लेजेंट फील कर रहे हैं। वो जो फीलिंग्स हैं वो आपके हार्मोन्स में साइंटिफिकली कही जाती हैं, और वेदों में कही जाती है कि मनोमया लेयर है आपका, राइट। फिर उससे आगे जो अगर आप साइंस से पूछें कि भाई सचिन तेंदुलकर का टैलेंट कहाँ से आता है, आइंस्टाइन की जो क्रिएटिविटी कहाँ से आई, MF हुसैन की क्रिएटिविटी कहाँ से आई, तो शरीर में तो कोई जगह ही नहीं है ऐसी कि क्रिएटिविटी कहाँ से आती है। एक फिजिकल बॉडी में कहीं नहीं है ऐसी जगह, मगर वेदों में कहा है ये आपकी फोर्थ लेयर से आती है, विच इज़ योर विज्ञानमय कोश, जहाँ से आपको साइंस की क्रिएटिविटी और जितने भी आपके इनोवेशंस हैं, क्रिएटिविटी है, वो उस लेयर से आती है, विच इज़ बियॉन्ड द फिजिकल लेयर। और फाइनली ऑफ कोर्स इज ब्लिस एंड हैप्पीनेस विच यू कैन नॉट डिस्क्राइब। जैसे लोग संत महात्मा कहते हैं, जो बहुत इवॉल्व होते हैं, वो कहते हैं एक ब्लिस महसूस कर रहे हैं, इसको डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे, उसको कहते हैं आनंदमय लेयर। तो यानी वेदों में उन्होंने फिजिकल बॉडी से जो आगे भी बॉडीज़ हैं उसको बहुत क्लियरली डिस्क्राइब किया। अब वो क्या कहते हैं कि जब किसी की सेकेंड लेयर अनस्टेबल हो जाती है, प्राणिक लेयर जहाँ आप ब्रीथ कर रहे हैं, तो वहाँ से शुरू होती है बीमारी। और हम ये सोचते हैं कि हम बॉडी से बीमार हैं और बॉडी को ही ट्रीट कर दें तो हम ठीक हो जाएंगे। आपने घी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि रेसलर के लिए वही वरदान है, और हार्ट अटैक के पेशेंट को कहा जाता है इसे हाथ मत लगाना। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि कौन सा ऑयल हम यूज़ करें। आई एम श्योर आपसे भी ये सवाल बहुत बार पूछा जाता होगा। अभी तो पहले हम देखते थे एक देसी घी होता है, एक सरसों का तेल होता है, फिर रिफाइंड ऑयल आया, अब पाम ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, अब कई तरह के ऑयल्स हैं। आप क्या रिकमेंड करती हैं एज अ एवरेज फार्मूला कि इंसान को किस तरह से अपने घी का चुनाव करना चाहिए? देखिए, पहली रिकमेंडेशन है कि जो चीज़ कम से कम प्रोसेस हुई है, जिसमें कम से कम छेड़खानी की गई है,
और इंटरवेंशन किया गया है जिसमें कम से कम केमिकल डाला गया है, वो सबसे शुद्ध आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। अब एग्जांपल कि जैसे आपने सनफ्लावर सीड्स लिए, फिर उसको आपने किसी केमिकल में डाला और उसका ऑयल निकाल लिया, प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, अब वो केमिकल भी आपके शरीर में जाएगा। उसके बाद आपको लगा कि भाई ये जो कलर है सुंदर नहीं है, ये वो ब्यूटीफुल गोल्डन रंग नहीं है, तो उसमें थोड़ा उसको कलर भी चेंज किया उसका किसी केमिकल से, फिर और प्रोसेसिंग हो गई, फिर उसको आपने एक प्लास्टिक के बॉटल में पैक किया, अब वो प्लास्टिक भी उसमें जा रहा है धीरे धीरे करके, और उसके बाद फिर वो 18 महीने 20 महीने थोड़ा चले, 24, ताकि शेल्फ पे प्रोडक्ट ख़राब ना हो, तो आपने कुछ और चीज़ भी ऐड कर दी, प्रिजर्वेटिव्स भी आ गए। अब इस तरह का ऑयल सेहत के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। सो फर्स्ट रूल इज़ एज नेचुरल एज पॉसिबल। तो क्या देसी घी सिर्फ? सो उसमें फिर कोई भी चीज़ जो मिनिमली प्रोसेस, जैसे कच्ची घानी है, उसमें सिर्फ क्रश्ड किया ऑयल और आपको दे दिया, चाहे उसका रंग अच्छा है, चाहे उसका उसमें सेडिमेंट्स हैं जो हैं, जैसा है प्योर है, उसमें कुछ हमने कुछ चेंज, मतलब किसी ने कुछ चेंज नहीं किया। तो कच्ची घानी ऑयल्स जिसको बोलते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, इसी तरह से देसी घी। तो यानी कि सेकंड रूल है वैरायटी, क्योंकि आप सिर्फ देसी घी खाएंगे तो आपकी बॉडी में वो फैटी एसिड्स नहीं आएंगे जो आपको कच्ची घानी ऑयल या मस्टर्ड ऑयल से मिलेंगे, या जो मूंगफली के ऑयल से मिलेंगे, या आपको सरसों के तेल या मतलब मस्टर्ड ऑयल या कोई और ऑयल से मिलेंगे। तो सेकंड है कि आपको अपनी डाइट में थोड़ी डाइवर्सिटी लानी है ऑयल्स की भी। तो जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम कुछ सब्जियों को घी में बनाते हैं, कुछ को मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं, कुछ को जैसे किसी और ऑयल में बनाते हैं, जैसे साउथ में कोकोनट ऑयल यूज़ होता है, और वो कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल होता है, बिकॉज वहाँ पे तो कोकोनट उगता है, उसी को क्रश करके ऑयल बन जाता है। वो इतनी बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी फैक्ट्रीज में और इसमें और उसमें नहीं जाता है, वहीं लोकली प्रोसेस होके वही बनाते हैं, या कोकोनट मिल्क में बनाते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्दी, और उसमें अलग तरह का फैटी एसिड आता है। तो अगर साइंस की मैं बात करूँ, साइंस कहता है कि आपको अपने ऑयल में वैरायटी चाहिए। सो घी मतलब सैचुरेटेड ऑयल, देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको चाहिए, ओमेगा 6 चाहिए। ओमेगा 6 आपको नॉर्मली प्लांट ऑयल से मिलते हैं, और ओमेगा 3 जैसे वॉलनट्स हैं, बादाम है, ऑयल सीड्स हैं। तो यानी आपकी डाइट में कुछ ऑयल सीड्स भी होने चाहिए। यानी आप एक संतुलन बना के रखें, थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा कोई और तीसरा ऑयल आप यूज़, और थोड़े से नट्स एंड ऑयल सीड्स, जैसे सर्दियों में बादाम, अखरोट, या इस तरह की हम सीड्स खाते हैं ना, तो वो चीज़ उसको इस्तेमाल करें। अब एक पॉपुलर सवाल आपसे पूछती हूँ, वज़न घटाने का वो कौन सा रामबाण फार्मूला है जो मोटे तौर पे अगर हर कोई फॉलो कर ले तो थोड़ा बहुत तो घट ही जाएगा? अगर वज़न घटाने का, मैं अभी उसके रूट कॉज पे नहीं जाऊंगी। जैसे आपने बहुत सिंपल जो चीज़ है कि पहली चीज़ तो है रात को सनसेट के बाद खाना ना खाएं। आप ग्रीन टी पीजिए, आप कोई काढ़ा बना के पीजिए। बहुत मन कर रहा है तो चलिए आपने कुछ क्या बोलते हैं, दूध चलिए पी लिया, बट नॉट इन विंटर्स, इन समर्स। बट खाना, अनाज मत खाइए, अनाज, प्रोटीन, ऐसी चीज़ें ना खाइए आप, बिकॉज वो भारी होता है शरीर के लिए, वो शरीर फिर एक्यूमुलेट करता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, जो इंडिया का ही एक और रामबाण है वो है त्रिफला। अच्छा। तो त्रिफला, इसकी एक पीछे कहानी है, और अब मुझे ये नहीं पता कि सच है कि नहीं है, बट ये कहानी डॉक्टर्स, आयुर्वेद डॉक्टर्स एक दूसरे को बताते हैं, और उनको भी सुनाई जाती है उनके टीचर से। कि एक वैद्य थे और वो बहुत ही सक्सेसफुल वैद्य थे, और जब वो थोड़े से बुज़ुर्ग हो गए तो वो चाह रहे थे कि उनका बेटा आगे आए और वो वैद्य बने, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली फॉलोइंग बहुत थी, और बेटा इतने निपुण नहीं थे। तो फाइनली उन्होंने सोचा मैं क्या अपने बेटे को सिखाऊं जो सिंपल हो और जिससे पेशेंट को भी फ़ायदा हो, और उसकी प्रैक्टिस चल पड़े, मतलब ऐसा ना हो कि प्रैक्टिस ही ख़त्म हो जाए। तो उसने अपने बेटे को सिर्फ एक चीज़ सिखाई, सिर्फ एक चीज़, कि हर पेशेंट को त्रिफला देना। हर पेशेंट को, चाहे उसका वज़न कम हो, ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि त्रिफला बेसिकली गट हेल्थ का एक टॉनिक है। उसमें आंवला है, हरर है, बेहर है, तो आपका जो गट हेल्थ है, जो भी हम अनाप शनाप कुछ खा लेते हैं, तो वो उसको ठीक रखता है। और अगर कोई बहुत डिसिप्लिन खा रहा है वो भी त्रिफला ले सकता है? वो भी ले सकता है, क्योंकि इवेंचुअली वो आपकी जो बैलेंस पीएच का बनाए रखता है आपकी इंटेस्टाइन में। तो इसीलिए त्रिफला को स्किन के लिए भी कहा जाता है,
लिवर के लिए भी कहा जाता है, इंटेस्टाइन के लिए भी कहा जाता है, वेट लॉस के लिए भी कहा जाता है, वेट गेन के लिए भी कहा जाता है कि अगर आपको वेट गेन करना है तब भी आप त्रिफला खाएंगे और फिर बादाम और अखरोट और घी और ये सब भी खाएंगे। अच्छा, तो सनसेट के बाद नहीं खाना है, त्रिफला को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। और कुछ जो ध्यान रखना है, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं वो सोचेंगे सनसेट के बाद तो नहीं खाना, उससे पहले जो मर्जी खा लो। हाँ, फिर उसके ऊपर तो एक प्रॉपर एक प्लान, न्यूट्रिशन प्लान बनना चाहिए। बट हाँ, अगर और उसको सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं तो दिन में आप कम से कम एक सैलेड का इतना बड़ा बोल खाएं, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक खीरा, 2-4 टमाटर रोज़ खाएं। और अगर खाने से पहले खाएं तो बहुत ही अच्छा है, ताकि खाना कम खाएं, खाना भी कम होगा। और एक जो सैलेड में जो आपकी इंटेस्टाइन को एंजाइम्स मिलते हैं जो पके हुए खाने से नहीं आते, तो वो आपकी डाइजेशन को ठीक रखता है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो लोग वज़न घटाने के लिए जाते हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल ऐसा बता दिया जाता है कि ये आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं, रोटी और चावल जो है वो आप बंद कर दें। तो कार्बोहाइड्रेट में भी क्या कोई ऐसी कैटेगरी है कि हाँ, रोटी और चावल खा के भी आप सेहतमंद रह सकते हैं, या उसको वाकई पूरी तरह से एलिमिनेट करना है अगर आपको वज़न घटाना है? बिल्कुल। पहले तो आपका मैं सवाल का जवाब दूंगी और फिर बताऊंगी क्यों ऐसा हुआ। तो रोटी और चावल, अगर आप रोटी ऑर्गेनिक आटे की खाएं और कोशिश करें कि उसमें थोड़ा सा आप जैसे चने का आटा भी मिला लें, और सीज़न हुआ तो जौ का आटा मिला लें, या सत्तू की रोटी खाएं, तो वो बहुत हेल्दी है, क्योंकि उसमें आपको एक वैरायटी मिल जाती है, अलग अलग ग्रेन्स की अलग अलग विटामिन्स, मिनरल्स सब मिल जाते हैं। और दूसरा, उसका जो एक शुगर इंडेक्स है जिसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, वो कम रहता है। और चावल अगर हम बात करें तो जैसे जो चावल जिसका शुगर इंडेक्स कम हो वो बेटर चावल होता है, जैसे कि अनपॉलिश्ड राइस जिसकी पॉलिशिंग नहीं हुई है, जिसका ऊपर का वो जो स्किन नहीं हटाया गया है। वैसे बाय द वे जो अनपॉलिश्ड राइस है उसका जो स्किन होता है उसमें विटामिन B12 और आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जब उसकी पॉलिशिंग करते तो उससे कई फ़ायदे हैं। बहुत फ़ायदे हैं। जैसे लेडीज़ में कहते हैं कि भाई आयरन कम हो गया है, हीमोग्लोबिन कम है, B12 की ज़रूरत होती है लेडीज़ की, कई बार B12 कम नज़र आता है, कम हो जाता है। तो वो अगर आप अनपॉलिश्ड राइस खाएंगे, हाँ, उसको पकाने में आपको थोड़ा प्री सोक करना पड़ता है। तो पहले से प्री सोक करके फिर वो तो मेरा ख्याल भारतीयों की प्रैक्टिस में है कि पहले चावल को भिगोया जाएगा फिर उसे बनाया जाएगा। हाँ, तो उसको थोड़ा सा लंबा प्री सोक करना पड़ता है, एकदम से जल्दी नहीं बनता कि मतलब आपने प्रेशर कुकर में बना दिया, वह वो ऐसे नहीं बन पाता। तो वो हेल्दी है। अब शुरुआत, अब फिर क्यों ऐसा लोग कहते हैं, क्यों ऐसे डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई चावल नहीं खाना या गेहूँ नहीं खाना, उसके पीछे कारण ये है कि चावल की जब प्रोसेसिंग शुरू हुई तो उसके जो जितने गुण थे, जो इनफैक्ट उसके लिए ज़रूरी थे, क्योंकि आप जब खाना कोई खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी तो आपको मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए। तो अगर आपने वही हटा दिया तो आपकी बॉडी से वो निकलेगा मिनरल और विटामिन। तो यानी आपकी बॉडी में फिर वो इतना शुगर एकदम से हिट करता है कि आपका इंसुलिन इम्बैलेंस हो जाता है। तो वाइट राइस आपके इंसुलिन को इम्बैलेंस करेगा। यानी आपने उसको जितना सुंदर बना के मार्केट में पेश किया, उसके चक्कर में उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो थे निकल गए। बिल्कुल। गेहूं की जो प्रॉब्लम है वो भी चावल की भी प्रॉब्लम है कुछ हद तक, पर गेहूं में ज़्यादा है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का मैं कहती हूँ अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू हुआ, और वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस अब हम झेल रहे हैं। वीट एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, कैंसर्स। तो ये सारी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल चीज़ों को, पहले जो फार्मिंग होती थी उसमें गोबर की खाद और ऐसी ऐसी चीज़ें, सब्जियों के छिलके, ये वो, उससे खाद बनती थी। ये केमिकल एक क्विक फिक्स है कि भाई ये इतना सा केमिकल का है, आप उसमें मिलाइए, डाल दीजिए। तो ये जो क्विक फिक्स हुआ, फर्टिलाइज़र का क्विक फिक्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड, उसने इन दोनों अनाज को ख़राब कर दिया। तो आज की तारीख में जो गेहूं अवेलेबल है हमारे पास, उसका क्या किया जाए? ऑर्गेनिक भी कितना ऑर्गेनिक है किसी को पता नहीं चलता। लोग ऑर्गेनिक के नाम पर मार्केट में कुछ भी बेच रहे हैं। आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो उसको समझे कि जो खरीद रहा है वो सच में खरीद रहा है, ठीक खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है। उसको लेके कोई आप कुछ सलाह दे सकती हैं? जी, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने ऑर्गेनिक को जैविक का वो लेबल देते हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि बिफोर दे गिव दैट लेबल या दैट सर्टिफिकेशन कि जैविक है, वो प्रॉपर्ली सारे पेपर्स चेक करें और वो करें।
तो FSSAI वो एक लेबल पे देता है कि ये जैविक है, ये ऑर्गेनिक है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। उसको ध्यान में आप रखें। एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है पानी पीना। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक लेडी आई, एक आप कह सकते हैं कि एक बाबा तो नहीं, बट हाँ जो एक थोड़े से गुरु होते हैं, उनसे पूछा कि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, मेरे वेट भी बढ़ रहा है और मैं हैप्पी भी नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा बीबी आप सिर्फ 3 चीज़ें करो, नहीं 2 चीज़ें नहीं 3 चीज़ें करो आप, एक चीनी छोड़ो, एक चावल छोड़ो और तीसरी चुगली छोड़ो। तो आप ठीक रहोगे। हाँ, ये नियम हमने सुना है कि 3 वाइट्स अगर आप छोड़ दें, चीनी, चावल और मैदा, जी, तो आपके जीवन की आधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। किस हद तक सही है ये बात? बहुत सही है, बिकॉज ये जो वाइट चीज़ें बनाई गई हैं ये आर्टिफिशियली बनाई गई हैं, क्योंकि वाइट ब्रेड और जो मैदा से बनी चीज़ें हैं, और जितने भी आप देखिए कैफ़ेज़ में सारा बेकरी। हम साउथ में देखते हैं रोज़ाना चावल जो है उनके जीवन का हिस्सा है, खासतौर पर उत्तर भारत में भी, पूर्वोत्तर भारत में रोज़ाना चावल जीवन का हिस्सा है और सब लोग मोटे नहीं हैं। तो चावल क्या हर किसी पर अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है? बिल्कुल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो चावल, जो मोटा चावल होता है वो उसकी अलग तरीके से बॉडी पे रिएक्ट करता है, और दूसरा ये भी फ़र्क पड़ता है कि आपकी चावल के साथ जो आप सब्ज़ी खा रहे हैं उसमें रिफाइंड ऑयल कितना है, उसमें केमिकल्स कितने हैं। क्योंकि पहले आप देखें तो लोग चावल खाते थे, सब खाते थे, पुराने वीडियोस आप देखें सब बहुत दुबले पतले थे। अब वीडियोस देखें तो एकदम से लोगों का वज़न बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि ये ओवर ईटिंग का ही नतीजा है, ये बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो रहा है, हम खाना डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि केमिकल्स शरीर में आए जा रहे हैं। यानी अब जो खाना हम खा रहे हैं उसके साथ साथ केमिकल्स भी बॉडी में पहुंच रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। हाँ, और वो हमारा जो शरीर का तंत्र है, डाइजेशन का तंत्र यानी लिवर और इंटेस्टाइन, उसको डैमेज कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आपकी दादी नानी जो खाते थे आप वो खाइए, जो वो नहीं खाते थे वो आप मत खाइए। पर अब बड़ा चैलेंज ये है कि जो वो खाते थे वो मिलता नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज, तो लाएं कहाँ से उसे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी आप जैसे कहीं रोड ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपको एरिएटेड ड्रिंक्स मिल जाएंगे, आपको चिप्स मिल जाएंगे, आपको बिस्किट्स मिलेंगे, आपको नॉर्मल पोहा नहीं मिलेगा, पोहा नहीं मिलेगा, आपको एक दाल और एक रोटी नहीं मिलेगी। तो फिर इंसान क्या करता है कि चलो जो मिल रहा है उसी को ले लो, उसी को खा लो। वो कन्वीनियंस जो है ना, उसकी वजह से बहुत सी डैमेज हो रहा है। एक और कॉमन क्वेरी है, पानी को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल होते हैं। कई लोग कहते हैं खाना खाने के बाद नहीं पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं पानी जितना ज़्यादा पिएंगे उतना अच्छा है, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी ख़राब होता है। तो पानी को लेकर किस तरह के नियम फॉलो करने चाहिए, कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए और कैसा पानी पीना चाहिए? कैसा पानी पीना चाहिए? जी, तो पानी देखिए, जो साइंस कहती है वो कि आपको कम से कम 1-1.5 लीटर तो पीना ही चाहिए। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वुमन है, स्पोर्ट्समैन है, तो आप ज़्यादा भी पी सकते हैं क्योंकि आप स्वेट आउट कर रहे हैं। बट एक आम इंसान सेडेंट्री को आई थिंक 10-12 ग्लास काफ़ी रहते हैं पानी पूरे दिन में, अगर वो पीता रहे। और फिर टेम्परेचर भी मैटर करता है। ये तो पहली चीज़ है। इसी के साथ जुड़ी हुई है कि चाय पानी नहीं है, चाय चाय है, पानी पानी है। तो यानी आपको, अगर आप चाय भी पी रहे हैं तो आपको पानी भी पीना है। आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते कि भी मैंने 8 कप चाय पी ली तो मेरा पानी हो गया। सेकेंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है कि खाने के बाद पानी पीने से आपका जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो डैमेज होते हैं, वो डाइल्यूट होते हैं, सॉरी। तो यानी आपने जैसे खाना खाया, अब आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट करेंगे। अगर आप खूब सारा पानी पी लें तो फिर वो डाइल्यूट हो जाते हैं, वो दे जस्ट फ्लो अवे। तो इसलिए खाने से पहले ज़रूर पानी पिएं, खाने की इमीडिएटली बाद ना पिएं, फिर 2 घंटा रुक के पानी पिएं। 2 घंटा संभव है? मतलब थोड़ा सिप करना है तो थोड़ा सा सिप कर लिया, इतना सा, बट मतलब थोड़ा सा रुक के पिए, ताकि वो खाना आपकी स्टमक से बाहर चला गया, इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन के लिए चला गया, और फिर आप पानी पी रहे हैं। तो बेटर होता है वैसे खाने से पहले पानी पी लें। कैसा पानी पिए भी आपने कहा? हाँ, कैसा पानी पिए। जैसे आजकल क्या है कि अलग अलग प्रोसेसेस आ गए हैं जो पानी को रिफाइन कर रहे हैं। कहते हैं कि पानी को हम साफ़ कर रहे हैं, बट वो पानी को रिफाइन कर रहे हैं। अब जिस चीज़ को आप पानी मानते हैं उसके अंदर एक्चुअली बहुत से मिनरल्स होते हैं, बहुत से मिनरल्स, और ये मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हैं।
जिसे हम नेचुरल स्प्रिंग वाटर कहते हैं, कि जो झरने से पानी आ रहा है उसमें सब है, हाँ। लेकिन हमारे नल में वो पानी नहीं आ रहा है। और नल में जो आ भी रहा है उसके बाद हम क्या करते हैं, प्योरीफायर्स लगाते हैं। आरओ वाटर पी रहे हैं सब लोग। हाँ, तो उस कुछ ऐसे प्योरीफायर्स में उसके मिनरल्स बिल्कुल हट जाते हैं, जो रिसर्च ने खुद देखा है कि उससे आगे जाके आने वाले समय में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती अब ये बड़ा ट्रिकी है, आप टैप वाटर पी नहीं सकते क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है वो कहाँ से आ रहा है। आरओ वाटर आप पी रहे हैं तो आपको लग रहा है मिनरल्स चले गए, तो क्या करें फिर? है। दो तरीका है, एक तो कुछ ऐसे प्योरीफायर्स चूज़ करें जो कि उसके मिनरल्स ना हटाएं, यानी पानी को प्योरीफाई करें बट मिनरल्स ना हटाएं। और दूसरा, अगर लगा हुआ है आपके घर में आरओ तो उसको रीमिनरलाइज करें। जैसे घड़े होते थे पहले, तो अच्छे से वॉश करके घड़ा उसमें वापस डालें ताकि वो रीमिनरलाइज होना शुरू हुए। घड़ा मिनरलाइज करने का काम करता है पानी को? एक कुछ हद तक वो ज़रूर करता है। और अदरवाइज ऑफ कोर्स है कि आप वो वाली टेक्निक यूज़ कीजिए प्योरीफायर में जिसमें उसके मिनरल्स ना हटें। आपने आम आदमी की सेहत पे भी बहुत काम किया, अभी भी आप कर रही हैं, नेताओं की सेहत पे भी बहुत काम किया, तो नेताओं को सेहतमंद बनाने का कोई अलग फार्मूला होता है? क्योंकि राजनीति में ऐसा कहते हैं कि नेता तो वही कामयाब होता है जिसकी चमड़ी मोटी होती है। अब आपको वजन घटाना है तो आपको उसकी चमड़ी पतली करनी है। जी 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 तो किस तरह के डाइट फार्मूलाज या कुछ आपके ऐसे अनुभव रहे हों जो आप हमें बताना चाहें कि वाजपेयी जी की सेहत पर कैसे काम किया आपने? उनके साथ दो तीन चीज़ें थी। एक तो आप जितने भी नेता हैं और उनकी बहुत ही हाई स्ट्रेस लाइफ होती है, बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस लाइफ होती है। और उस स्ट्रेस की वजह से वो इमोशनली भी और मतलब अलग लेवल पे रहते हैं। तो इसलिए वो एक उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई उनका जो मतलब अगर वो 8 घंटे 10 घंटे किसी कैंपेन पे जा रहे हैं तो आप उनको नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप बैठ के खाना खाएंगे। तो उनको बहुत स्नैकी फूड देना पड़ता है जो हेल्दी हो, नंबर 1। नंबर 2, वो भूल ही जाते हैं खाना खाना। इतना बिजी रहते हैं, भूल ही जाते हैं, खाना खाना ही भूल जाते हैं। और क्या होता है कि जहाँ पे कहीं जैसे वो कैंपेन पे गए, कहीं मीटिंग हुई, वहाँ पे उन्होंने मिठाई किसी ने खिलाई, किसी ने ये खिलाया, किसी ने, तो कुछ भी खाना खाते रहते हैं। मतलब वो खुद ही कॉन्शियस नहीं होते वो क्या कर रहे हैं। तो उनके साथ जो उनके सेक्रेटरीज पीएस वो बहुत शार्प होने चाहिए ताकि वो समय समय पे उनको सही चीज़ देते रहें। छाछ है, लस्सी है, उनको जैसे चना है, गुड़ है, ये इस तरह के स्नैक्स उनके साथ रखने पड़ते हैं ताकि वो इन सब से पेट ना भरें। क्योंकि कुछ जहाँ जाएंगे कोई लड्डू खिलाएगा, कोई ये खिलाएगा, कोई वो खिलाएगा, तो वो खाते रहते हैं वो सारी चीज़ें। नंबर 2 वो है। तीसरा है कि एक्सरसाइज का तो उनका टाइम ही नहीं होता। तो वो एक्सरसाइज अगर आप उनको कहें कि आप एक्सरसाइज करेंगे कि टाइम कहाँ है, तो उनको आपको ज़्यादा योगा और ब्रीदिंग पे ही फोकस कराना पड़ता है कि आप योगा और ब्रीदिंग करें। प्लस और भी उनका ध्यान रखना पड़ता है कि कभी उन्हीं का मन कर जाता है कि भी आज तो हमें ये लिट्टी चोखा खाना है और कभी हमें ये खाना है, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करना होता है। क्योंकि अब बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट देंगे उन्हें, बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कह सकती हूँ, रिजीम देंगे, तो वो उसको नहीं कर पाएंगे। इससे मुझे ये भी ख्याल आया कि ऐसे लोग जो बहुत ऑन द गो रहते हैं, बहुत बिजी होते हैं, डॉक्टर्स को भी हम देखते हैं पूरा पूरा दिन या तो ओटी में है या ओपीडी में, खाने का टाइम नहीं है। ऐसे ही नेताओं की लाइफ भी होती है और भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं। उन्हें आप क्या सलाह देंगी कि वो किस तरह से अपना एक डाइट पैटर्न बनाएं जिसमें एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं है तो भी हेल्दी रहें? सबसे पहले मैं कहूँगी कि वेजिटेबल जूसेस, यानी जो फलों की जो सब्जियों के जो रस होते हैं ना, जब भी घर से निकले एक इतना बड़ा ग्लास सब्जियों के रस का पिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी को सारे विटामिन्स और मिनरल्स देता है जो आपको ज़रूरी है और बॉडी को अल्कलाइन रखता है। मतलब सूप बनाएं? नहीं, कच्ची सब्जियों का रस। जैसे होटल्स में उसको बहुत फैंसी ABC कहते हैं, एप्पल, बीटरूट, कैरेट। ओके। तो बट आप हाँ, जैसे कद्दू है, चुकंदर है, फिर एप्पल डालना चाहें डाल सकते हैं स्वाद के लिए। फिर उसमें थोड़ा मिंट है, अदरक है, काली मिर्च हल्की सी है, और सीज़न में आप ये भी दे सकते हैं जिसको सीताफल कहते हैं, एशकॉर्ड वगैरह, लौकी भी उनको दे सकते हैं। तो ये जो मिक्स्ड फलों का जो सब्जियों का जो रस होता है ना, वो बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बॉडी को अल्कलाइन रखता है, इंटेस्टाइन को अल्कलाइन रखता है। तो ये तो मॉर्निंग हो गई, ये तो ज़रूरी है। बाकी जैसे कुछ ऑन द गो स्नैक्स, जैसे मूंगफली है, काला चना है, भुने हुए चने हैं जैसे,
और जैसे थोड़ा सा आप किशमिश रख सकते हैं, थोड़े बादाम रख सकते हैं। तो ऑन द गो स्नैक रादर देन कि आप वो मीठे बिस्किट खाएं या नमकीन बिस्किट खाएं, तो ये चीज़ें हाथ मतलब रहनी चाहिए। और जैसे मुरमुरा होता है, रोस्टेड मुरमुरा, उसके पैकेट्स वगैरह सब रहें। फिर छाछ है, लस्सी है। फिर आप डिपेंडिंग ऑन कि कई लोगों को तो हम ये भी कहते हैं कि आप स्मूदी पीजिए, बट दही से बनाई हुई नहीं, कोकोनट मिल्क से बनाई हुई, क्योंकि दही और दूध फल और सब्जियों के साथ कभी भी मिलाना नहीं चाहिए। वो आयुर्वेद में एक विरुद्ध आहार कहा जाता है कि दे आर रॉन्ग कॉम्बिनेशंस। तो जब भी दही खाएं तो फिर वो स्टैंड अलोन आप दही खाएं। हाँ, दही और दूध, मतलब ऐसे जैसे हम कहते हैं ना मैंगो शेक, बनाना शेक, ये सारी गलत चीज़ें हैं, इससे आपकी बॉडी में नुकसान होगा। अच्छा, इंडिया में तो लोग रोज़ सुबह बनाते हैं मैंगो शेक, चीकू शेक, बनाना शेक। ये सब वेस्ट से आया है। ओके। ये सारी चीज़ें वेस्ट से आई हैं, क्योंकि कच्चे फल और दूध का कोई मिलाप नहीं है। तो इसीलिए जो स्मूदीज़ अगर बनानी ही है, उसमें आप जो प्लांट किंगडम से चीज़ आई है, जैसे कोकोनट मिल्क थोड़ा सा या कोकोनट वाटर, उसमें आप स्मूदीज़ बनाइए। फिर उसमें सारे आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिला के, और उसमें आप चाहें तो थोड़े से जैसे बादाम भी क्रश करके डाल सकते हैं, इस तरह के नट्स भी, ताकि वो अगर आपने इतना ग्लास पी लिया तो आप एक तरह का लंच ही हो गया आपका। बहुत सारे लोगों के मन की बात पूछ लेती हूँ। दोपहर तक का तो हमने हिसाब कर लिया है, शाम में अल्कोहल को लेकर क्या नियम होना चाहिए, उसे आप किस कैटेगरी में रखती हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी तो मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते थे, और उस समय मैं कहती थी कि नहीं, आपको अल्कोहल बिल्कुल ज़ीरो करनी है। तो फिर वो क्लाइंट्स नहीं, उसके बाद क्लाइंट ही नहीं आता था, पलट के। उसके बाद क्लाइंट आना बंद हो गए। तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि ये जो एक्सट्रीम होता है ना, ब्लैक एंड वाइट, इस तरह की एडवाइस ही नहीं चलेगी, क्योंकि इंसान को जीना भी है। वो शाम को गज़ल भी सुनते हैं, शराब चीज़ ही ऐसी है ना छोड़ी जाए, तो क्या करें इसलिए डॉक्टर छोड़ दो। तो फिर मैंने थोड़ा इस पे भी सोचा कि भी इस पे भी स्टडी करना पड़ेगा कि क्या किया जाए। फिर वेदों में अल्कोहल की भी रेसिपीज़ हैं। अच्छा। और आपको ताज्जुब होगा जान के कि उसकी जो कई रेसिपीज़ हैं और फॉर्मुलेशंस हैं, वो जर्मनी के कई स्टार्टअप्स ने उसको कॉपी करके पेटेंट भी करा लिया है। देखिए, हमारा जो ऑडियंस है ना, वो वेदों से रेसिपी नहीं निकालेगा, वो तो शाम को जाएगा ठेके पे अपनी पसंद का ब्रांड उठाएगा और उसके बाद जो भी उसका रिजीम है उसे वो फॉलो करेगा। उनके हिसाब से अगर हम बताना चाहें कि रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग, हाँ, वो उसको कैसे मेंटेन किया है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। तो सबसे पहले ये है कि जब भी आप ड्रिंक कर रहे हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा अपने कुछ खान लेना चाहिए, जिसमें थोड़ा ऑयल वगैरह या कुछ इस तरह की, जैसे नट्स हैं, मूंगफली है, ताकि वो आपके इंटेस्टाइन को हिट ना करे, लिवर को एकदम हिट ना करे, अदरवाइज वो एकदम से हिट करती है। दूसरा है कि कोशिश करें कि भाई 2 ड्रिंक से ज़्यादा क्रॉस ना करें, और हफ्ते में एक बार अगर सपोज क्रॉस हो भी रहा है तो अपने लिवर को डिटॉक्स करें। अच्छा। अगर आप लिवर को क्लीन करते रहेंगे, डिटॉक्सिफाई करते रहेंगे, तो लिवर अपने को हील कर लेगा। और लिवर का डिटॉक्स के लिए जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, विटामिन सी यानी आंवला बहुत अच्छा है, जो वेजिटेबल जूसेस बहुत अच्छे हैं, एलोवेरा जूस बहुत अच्छा है, फिर मुलेठी बहुत अच्छी है, जो मेथी होती है, जो मेथरे जिसको हम कहते हैं, स्प्राउटेड मेथी सीड्स, वो बहुत अच्छा है लिवर को डिटॉक्स करने के लिए। नींबू पानी बहुत अच्छा है लिवर को डिटॉक्स करने के लिए। तो एक डिटॉक्स की रिजीम बनाएं जिसमें ये सारी चीज़ें आप यूज़ करें। जैसे बुरांश का फूल, उसका जो काढ़ा है वो लिवर के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, उसमें भी कई लोग कैटेगराइज करते हैं कि गर्मियों में बियर अच्छी है, सर्दियों में वाइन अच्छी है, और कुछ लोगों को विस्की अच्छी लगती है। तो क्या वाकई अल्कोहल की कैटेगरी के हिसाब से भी उसको हेल्दी, अनहेल्दी या कम हेल्दी और ज़्यादा अनहेल्दी में हम रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे एक कहा जाता है कि अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। जैसे बियर की आमतौर पे कम होती है, वाइन की जैसे 14% 15% होगी, जो आपके ब्रीजर्स आते हैं उसमें सिर्फ 5% अल्कोहल होती है, आपकी जो बियर है वो 10% तक चली जाती है। जो हार्ड लिकर जिसको हम कहते हैं, विस्की कहते हैं, उसकी अबाउट 38-40%। तो उसमें अल्कोहल कंटेंट देखना चाहिए या मौसम के हिसाब से चूज़ करें, कैसे उसको? अल्कोहल बियर तो क्योंकि बार्ले से बनती है
तो नेचुरली वो ठंडा ठंडा करती है शरीर को, तो गर्मी के लिए ठीक है। वो गर्मी के लिए ही बेटर मानी जाती है। बाकी जैसे 14-15% पे वाइन है, तो वाइन आप किसी भी सीज़न में पी सकते हैं। और नॉर्मली वाइन की पेयरिंग होती है कि वाइट वाइन के साथ कौन से फूड्स आप ले सकते हैं, रेड वाइन के साथ कौन से ले सकते हैं। और जो विस्की है, जो विस्की पीने वाले हैं वो तो कहते हैं हर सीज़न के लिए, हर मूड के लिए है। बाकी बट हाँ, ये ज़रूर है कि विस्की का सबसे हाईएस्ट कंटेंट होता है इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन। तो जितना हायर कंटेंट होगा उतना उसको डैमेज करने की स्थिति ज़्यादा होती है। तो आपको ज़्यादा डिटॉक्स करना पड़ेगा और ज़्यादा अपनी डाइट को हेल्दी रखना पड़ेगा, ताकि वो दोनों चीज़ें मतलब ख़राब ना हो जाए। So when you choose your drink carefully, you choose your चखना also carefully. यस एब्सोल्युटली। क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए उसमें? ये जो फ्राइड स्नैक्स मिलते हैं जो पैकेट में बंद होते हैं, और वो बिल्कुल हार्मफुल हैं। उसमें प्रिजर्वेटिव भी है, केमिकल भी है, सब कुछ ख़राब है। और वो आप अल्कोहल भी ले रहे हैं और वो भी ले रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल ही शराब और कबाब एक साथ जो है वो खराब मतलब मैं कहूँगी वो जो नमकीन भुजिया होती है वो ख़राब है। हाँ, बट अगर नेचुरल कुछ चीज़ खा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैलेड्स खा रहे हैं आप, सैलेड्स भी, और अगर आप ग्रिल्ड कबाब खा रहे हैं या ग्रिल्ड चीज़ें खा रहे हैं, और फिर हर ड्रिंक के बाद ये भी कहा जाता है कि अगर आप एक ग्लास पानी पी लें तो वो थोड़ा स्लोली आपको अब्जॉर्ब होती है। तो हम आपको ये एनकरेज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं इस डिस्कशन के ज़रिए कि आपको पीनी ही है, लेकिन अगर आप पीते हैं तो आपको अपनी लिमिट का ख्याल रखना है। और गज़ल ये भी सुननी है कि पियो लेकिन रखो हिसाब, कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। यहाँ तक अब हम पहुँच गए हैं तो अब डिटॉक्स पर भी आ ही जाते हैं। भारत में फास्टिंग को डिटॉक्स का एक ज़रिया माना जाता है, तो किस तरह से फास्टिंग करनी चाहिए कि वो एक्चुअली आपकी स्पिरिचुअल क्वोशंट के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी अच्छे तरीके से करे? किसे करनी चाहिए और किसे फास्टिंग नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले फास्टिंग का जो रूट था वो क्या था? फास्टिंग का रूट था एब्स्टिनेंस, बिकॉज खाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। तो खाने से एब्स्टिनेंस रखना, अपने शरीर को रेस्ट देने, वो फास्टिंग था। कि आप अपनी बॉडी से हटके स्पिरिट जो आपका, क्योंकि है तो हम स्पिरिट से, वी आर अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, तो वो अपने स्पिरिचुअल बीइंग से कनेक्ट करना। तो जब आप फास्टिंग करते हैं, जो एक ट्रेडिशनल फास्टिंग होती है, पहले तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि खूब सुबह खा रहे हैं तला हुआ और खूब रात को तला हुआ खा रहे हैं। नवरात्र की थाली लेके बैठे हैं और हाँ, फिर हम नवरात्र रख रहे हैं। फिर हम हमारी नवरात्रों की थाली के खाने के लिए नवरात्रों का फास्ट हो रहा है। सो वो चीज़ से क्या होता है कि वो डैमेज करती है बॉडी को, कि आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप क्लेंजिंग कर रहे हैं, और फिर उसके बाद एकदम से आपने वो तला और ये और वो सब खा लिया। फास्टिंग करें तो पानी का ध्यान रखें, खूब पानी पिएं। फास्टिंग में जो चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी वो है, जैसे कोकोनट वाटर आपने पी लिया, या जैसे आपने फास्टिंग में कोई अगर जैसे इलायची, दालचीनी, सौंफ, अदरक, इसका काढ़ा बना के पी लिया, तो ये आपकी बॉडी को एक तो क्लेंस करने में मदद करते हैं, और ये आपकी हर्ब्स शरीर के लिए भी अच्छी हैं। तो यानी कोकोनट वाटर और नॉर्मल वाटर, और शाम को जब फास्ट तोड़ा तो नॉर्मली जैसे कई लोग फ्रूट से तोड़ते हैं, कोई लोग खजूर से तोड़ते हैं, तो वो सब सही है। बट उसके बाद ऐसा नहीं है कि बस फिर आपने पूरी आलू से नहीं तोड़ना है, पूरी आलू से और हलवे से नहीं तोड़ना है। व्रत कैसे डिटॉक्सिफाई करने में मदद कैसे करता है? कहते हैं हफ्ते में एक बार अगर आप व्रत रखें तो आपकी बॉडी की क्लेंजिंग होती है, वो मैकेनिज्म क्या है? जब आप व्रत करते हैं, जब आप खाना नहीं खाते, तो आपकी जो इंटेस्टाइन है और जो आपका लिवर है, उसका वो बेसिकली रेस्ट डे है। तो उसका वो संडे है। तो वो संडे को क्या करता है कि अपनी रिपेयर वर्क करता है, कि भाई कोई सेल टूटा फूटा है उसको रिपेयर करो, कोई सेल बहुत ही टूट गया है तो उसको और तोड़ के क्लेंज आउट करो। तो वो लिवर को एक तरह का एक छुट्टी मिलती है जिस दिन वो अपना रिपेयर का काम करता है, अपना रीऑर्गेनाइजिंग का काम करता है, रीबूटिंग का काम करता है। जैसे आपका लैपटॉप है, अगर आप उसे हमेशा ही ऑन रखें तो वो फिर हैंग हो जाता है, तो उसको आपको बंद करना पड़ता है। तो एक तरह का ये रीबूटिंग मैकेनिज्म है बॉडी का, जैसे इवन नींद एक तरह की रीबूटिंग मैकेनिज्म है। तो फास्टिंग भी एक रीबूटिंग मैकेनिज्म है। किन लोगों को फास्ट नहीं रखना चाहिए? क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको व्रत रखने से प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग इंसुलिन पे हैं वो नहीं रख सकते, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो नहीं रख सकती,
12 साल से छोटे बच्चे नहीं रख सकते और नहीं रखना चाहिए 12-13 साल से। फिर जो लोग बहुत दवाइयाँ खा रहे हैं वो नहीं रख सकते बिकॉज दवाइयों का असर ख़राब हो जाएगा। फिर एम्प्टी स्टमक तब दवाई खा ही नहीं सकते। फिर जो लोग बुज़ुर्ग हैं और ऑलरेडी उनकी एलिमेंट्स हैं उन्हें भी नहीं रखना चाहिए। फास्टिंग इज़ आइडियली फॉर पीपल बिटवीन लेट्स से 17-18 टू अबाउट 55-56 मैक्स 60। उसके आगे फास्टिंग का इतना मुझे नहीं लगता कि इतना होता है। हाँ मतलब आपको थोड़ा सा फिर केयरफुली करना है भाई। अगर आप ऑलरेडी बहुत ही फिट हैं और फिर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिए। बट अगर आपकी ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, आप दवाइयाँ भी खा रहे हैं तो फिर नहीं करना चाहिए। अभी मॉनसून का सीज़न चल रहा है। मॉनसून में अक्सर हम देखते हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट आते रहते हैं कि मॉनसून में ये सब खाने से प्रॉब्लम हो सकती है। क्या कुछ ऐसा है जो मॉनसून में लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये खाना है ये नहीं खाना है? सो मॉनसून का जो सीज़न है वो बाहर प्रेसिपिटेशन मॉइस्चर कंटेंट बहुत है, गर्मी भी है, तो यानी वो बैक्टीरिया और वायरस के लिए एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। तो उस साइकिल से बैक्टीरिया वायरस बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि जिस चीज़ में बैक्टीरिया वायरस पनपने की ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे दूध है, दही है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ना लें क्योंकि इसमें फिर आपको इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। मेयोनीज़ है कच्चे अंडे की बनी हुई, वो ना लें। रखा हुआ खाना ना लें, रखी हुई ब्रेड ना लें, क्योंकि अब वो जो उसमें वो बैक्टीरिया वायरस बहुत तेज़ हो गया है, बहुत बहुत एक्टिव हो गया है। सेकेंड चीज़ इज़ कि ऑफकोर्स पानी में क्योंकि सीपेज आती है तो आपके नलके के पानी में पोल्यूशन होता है क्योंकि वो पानी बरसात में मिक्स हो जाता है सब। तो साफ़ पानी पिएं, उबाल के पिएं या ध्यान रखें कि आपका फ़िल्टर सही काम कर रहा है कि नहीं। तीसरी चीज़ें हैं कि जैसे पत्तेदार सब्जियां हैं तो उसमें क्योंकि अब वो लार्वे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये भी हो रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड करें पत्तेदार सब्जियों को क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकती है। आयुर्वेद में कहते हैं कि खट्टा ना खाएं, अचार ना खाएं क्योंकि मौसम में आपको जल्दी थोड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। आयुर्वेद में ये भी कहते हैं कि रात के टाइम दही ना खाएं, तो ये सारी चीज़ें ना करें। सो मॉनसून के सीज़न में ये कुछ परहेज़ होते हैं जो अगर आप ध्यान रखें तो मॉनसून में आप बीमार कम पड़ेंगे। चलते चलते एक लाइटर नोट पे आपसे ये सवाल पूछती हूँ, आप क्या खाती हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। क्योंकि व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट यू, आपने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की जो टॉप मोस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में आता है भारत में, अभी भी उसकी रैंकिंग पहले दूसरे तीसरे नंबर पर है, और उसके बाद आप इतने टाइम से लोगों की डाइट का भी ख्याल रख रही हैं। तो आपकी उम्र तो मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन 95 में आपने अपना पहला वेंचर शुरू कर दिया था, उससे लोग आपकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी जी। अब आप ये बताइए कि आप क्या खाती हैं कि अभी भी वैसी ही लग रही हैं जैसी 1995 में लगती थी? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली कुछ चीज़ें तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुबह मैं अपना दिन शुरू करती हूँ एक मिक्स वेजिटेबल जूस से जिसमें थोड़ा फ्रूट भी होता है। सीज़न के हिसाब से कभी एप्पल होगा, कभी पाइनएप्पल होगा, बट बाकी उसमें जैसे कभी कद्दू होता है, लौकी होती है, अदरक, ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई थी वो होता है। और जब कई बार मैं उसमें एक हिमालयन बेरी जिसको सी बकथॉर्न कहते हैं उसका पाउडर मिलता है तो वो भी डालती हूँ, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है आपकी रीजनरेशन के लिए, आपकी रिकवरी के लिए, जो सेल्स डैमेज होते रहते हैं। तो वो मेरा मॉर्निंग इतना बड़ा होता है ग्लास। फिर पूरे दिन पहले मैं बहुत चाय पीती थी, अब कुछ समय से मैं चाय कम करने की और ऑलमोस्ट कोशिश कर रही हूँ कि छूट जाए तो अच्छा। क्यों ऐसा? चाय में कुछ प्रॉब्लम है? चाय में एक्चुअली अगर आप मतलब एक डिसिप्लिन में पिएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1-2 कप पी रहे हैं। बट क्या है कि हमारी जो काम होता है उसमें, जैसे आपका काम है, उसमें ना वो एक एडिक्शन बन जाता है एक समय के बाद। तो वो एडिक्शन बनना शुरू हो गया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा गैप दे देना चाहिए ताकि वो हावी ना हो जाए सेहत पे, क्योंकि उससे फिर गैस भी होती है और प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा चाय से नुकसान होता है, ये बात सच है? ज़्यादा चाय से नुकसान होता है। मतलब आप नेचुरोपैथी का कोई भी चीज़ करेंगी सबसे पहले आपकी वो चाय छुड़वाएंगे क्योंकि वो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। 1-2 कप से नहीं, बट हाँ हमारे जैसे लोग कई बार 8 कप भी पी लेते हैं, तो इसीलिए उसको एक लिमिट में बहुत ज़रूरी है। फिर नॉर्मली मुझे मूंगफली बहुत पसंद है, तो मेरा वो गो टू स्नैक है।
जब टेंशन हो तो मूंगफली खाओ, जब खुशी है तो मूंगफली खाओ। और तो इसलिए मूंगफली मुझे बहुत पसंद है, रोस्टेड मूंगफली वो मैं बहुत खाती हूँ। रोस्टेड चना बहुत पसंद है, तो वो मेरे स्नैक्स हैं। फिर कोकोनट वाटर बहुत पीती हूँ। फिर पूरे दिन ये अलग अलग तरह की, कभी आयुष काढ़ा पी लिया, कभी बुरांश का काढ़ा पी लिया, तो इस तरह की चीज़ें हो। फिर सैलड मेरी डाइट में मैंने थोड़ा कॉन्शियसली ऐड किया है, पहले इतना नहीं था क्योंकि सैलड को खाने में टाइम लगता है और टाइम की हमेशा कमी होती है। बट मैंने फिर पैंडेमिक के दौरान जब पढ़ना शुरू किया और ज़्यादा, तो क्लियर हुआ कि भाई सैलड खाना बहुत ज़रूरी है अपने गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो दिन में कम से कम 3 खीरे मैं ज़रूर खाती हूँ, और अगर अच्छा टमाटर हो तो टमाटर भी। और बाकी तो जैसे रिसेंटली मैंने एक राइस शुरू करी है जिसको बुद्धा राइस कहते हैं। ऐसी भी राइस होती है? सो कहा जाता है, लेजेंड हैज़ इट कि लॉर्ड बुद्धा ने उसके राइस के सीड्स फार्मर्स को, जहाँ वो अपना मेडिटेशन करते थे, उनको बोला ये करो, ये अच्छी है। उसको लोग ग्लाइसीमिक माना जाता है, और उसको इनफैक्ट काला नमक राइस भी कहा जाता है, उसकी बहुत अच्छी सुगंध होती है। काला नमक राइस वी नो, अच्छा, इट्स कॉल्ड बुद्धा राइस ऑल्सो। तो उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स थोड़ा कम होता है। ब्राउन राइस भी मैं प्रेफर करती हूँ। इट्स अ डेवलप टेस्ट, मतलब आपको टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। क्योंकि मेरी मम्मी कश्मीर से हैं, तो वहाँ पे तो अलग तरह का राइस होता था, बहुत ही मीठा चावल, तो उससे तो वज़न बहुत बढ़ता है। तो ये इस तरह के राइस में थोड़ा सा ट्रांजिशन किया। कोशिश करती हूँ रात को बहुत ज़्यादा लेट ना खाऊं, और अगर लेट हो ही गया है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि भाई अनाज ना खाऊं, जैसे सब्ज़ी ले ली, दाल ले ली, और थोड़ा सैलेड ले लिया, तो बट अनाज, रोटी, राइस रात को ना खाऊं। तो उससे मतलब थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि आई फील कि मेरी हेल्थ थोड़ी से मैनेज होती रही, बिकॉज अदरवाइज़ काम तो हमेशा ही स्ट्रेसफुल रहता है। ये सब सुन के मैं सोच रही हूँ कि आलू टिक्की कब खाती हैं आप, गोलगप्पे कब खाती हैं, चाट कब, वो सब मतलब लोग क्या करें उसका उसे कहा नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे ऑफिस में पार्टीज होती हैं। हाँ। और हर पार्टी में यही चीज़ आती है, समोसे, कचौड़ी और इस तरह की चीज़ें आती है। तो फिर मैं ऑफिस के साथ ये भी खा लेती हूँ। पहले बिल्कुल नहीं खाती थी, पहले इट वाज नो। फिर मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि एकदम आप उसको एक्सट्रीम पे ले जाते हैं तो वो भी सही नहीं है। थोड़ा बहुत डिविएशन ज़रूरी है। आपको एक एक्सट्रीम कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो जैसे एक्सरसाइज की एक्सट्रीम, और डाइट और रेजिमेंटेड लाइफ की एक्सट्रीम, बिकॉज वो आपके अपने मानसिक मेकअप के लिए अच्छी नहीं है, देन यू बिकम टू रिजिड। तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए समोसे, टिक्की, गोलगप्पे? कभी कभी ज़रूर खाने चाहिए, बट अच्छी दुकान से। अब ये कभी कभी का चक्कर ये है कि मेरा कभी कभी हो सकता है हर दूसरी शाम हो, आपका कभी कभी हफ्ते में एक बार होगा। लोगों को क्या बताना चाहेंगी आप? मैं ये कहूँगी कि हफ्ते में एक बार आप इस तरह की चीज़ें जो आपको लगता है कि हाँ आपको पसंद है, चाहे वो इतनी हेल्दी हो ना हो, ज़रूर खाइए। और पूरे हफ्ते अगर आपने अच्छे से अपनी हेल्थ को लुक आफ्टर किया है तो कोई बात नहीं। इसीलिए फिर से हम कहेंगे, पियो लेकिन रखो हिसाब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। यानी कि मॉडरेशन में आप कोई भी काम करेंगे आपको कम नुकसान करेगा। खाने को लेकर नियम डॉक्टर शिखा शर्मा ने बताया कि हर वो चीज़ जो चमकती है सोना नहीं होती, इसी तरह हर सफ़ेद चीज़ सेहतमंद नहीं होती। और डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि चीनी, चावल और मैदा, इनसे आप जितनी कम दोस्ती रखेंगे आपकी सेहत उतनी अच्छी रहेगी। अपने सवालों को लेकर आप फिर से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल नमस्कार।